हेलो फ्रेंड्स, उसाजे लर्नर्स पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल कुमार। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि क्या यूरोपीय कंपनियों के आगमन से ही यूरोप और भारत के बीच में व्यापारिक संबंध बने या कंपनियों के आगमन के पूर्व से ही यूरोप और भारत के बीच में व्यापारिक संबंध थे। यदि थे तो किन परिस्थितियों के कारण या ऐसी कौन सी परिस्थिति ने जन्म ली जिस कारण यूरोपवासियों को एक अलग स्वतंत्र या जलीय मार्ग की खोज करने की आवश्यकता पड़ी। और यह भी जानेंगे कि भारत के पास ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके लिए यूरोपवासी भारत के साथ सक्रिय या सतत रूप से व्यापारिक संबंध बनाना चाहती है। और अंततः एक प्रश्न है फ्रेंड्स कि यूरोप महादेश का एक छोटा सा देश पुर्तगाल के हाथों में ऐसी कौन सी शक्ति या तकनीक प्राप्त हुई थी जिसके माध्यम से वो यूरोप और भारत के बीच में सामुद्रिक मार्ग की खोज करने में या जल मार्ग की खोज करने में सफलता प्राप्त करती है। फ्रेंड्स, इन सभी प्रश्नों की जानकारी हम इस वीडियो में आज प्राप्त करेंगे और ये जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों का सार यूरोपीय कंपनियों का आगमन है। यदि हम यूरोपीय कंपनियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली कंपनी आई थी, तो यदि हम पुर्तगाली कंपनियां को यूरोप से अटलांटिक महासागर होते हुए हिंद महासागर क्रॉस कर भारत में आगमन या प्रस्थान करा देंगे तो हमें सभी प्रश्नों की जानकारी मिल जाएगी, सभी प्रश्न हमारे हल हो जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, हम इन कंपनियों को लाने से पहले भारत की जो वैदेशिक व्यापारिक स्थिति है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे कि इन कंपनियों के आगमन के पूर्व भारत किन किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध से बंधे हुए था। वहीं से हमें इन कंपनियों के आगमन से संबंधित कारण की जानकारी प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स, यदि हम कंपनियों के आगमन के पूर्व से लगभग 50 वर्ष पूर्व 1450 ईस्वी की बात करें तो उस समय जो भारत है, भारत का सबसे सक्रिय या प्रत्यक्ष रूप से जो आयातक देश है उसमें अरब देश का व्यापारी आते थे या अरब देश आते थे। ये अरब देश के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? तो अरब देश के अंतर्गत ये अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तरी क्षेत्र है और एशिया महाद्वीप का सऊदी अरब, यमन, ओमान वाला क्षेत्र है या देश है, ये सब अरब देश के अंतर्गत आते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में जैसे मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, यहाँ पे मिस्र है, सूडान, इथियोपिया, सोमालिया, ये सब जो देश हैं वो सब अरब देश के अंतर्गत आते हैं जो भारत से दो मार्ग से व्यापार करते हैं। इनका सबसे पहला या व्यापारिक अनुकूल मार्ग जो थे अरब सागर से जल मार्ग था। ये जल मार्ग से भारतीय वस्तुओं को भारत के पश्चिमी तट से ये वस्तुएं आयात करते थे। और उस समय कहा जाता है कि जो भारतीय पश्चिमी तट से वस्तुएं निर्यात होती है उसका लगभग 60 से 65% वस्तुएं ये अरब देश का व्यापारी ही आयात करते थे। जब भूगोल में आप तटीय क्षेत्र पढ़िएगा तो उसमें भौगोलिक दृष्टिकोण से या अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से भारतीय तट को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक जो अरब सागर की तरफ है उसे पश्चिमी तट और जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जो तट है उसे पूर्वी तट के नाम से जाना जाता है। तो अरब देश का व्यापारी प्रत्यक्ष रूप से भारत के पश्चिमी तट से व्यापार करते थे। यहीं पे भारतीय तट पे जहाज का बेड़ा गिराते थे और वस्तुओं को लोड करते थे और अरब सागर होते हुए ये फारस की ये वाला जो क्षेत्र है ये फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी और ये लाल सागर, ये लाल सागर में जहाजी बेड़ा को गिराते थे और वस्तुओं को उतारते थे। और यहीं से फ्रेंड्स ये जो कुछ शेष बचते थे लाल सागर से ही कुछ स्थल मार्ग का प्रयोग कर
ये भूमध्य सागर वाला जो क्षेत्र है उसमें प्रवेश करते थे, भूमध्य सागर में प्रवेश करते थे। और जो यूरोप महादेश का एक देश इटली है, यहाँ पर वस्तुओं को निर्यात करते थे। देखिए एक निष्कर्ष निकल गया यहाँ से, जो यूरोप महादेश का इटली शहर है वो भारतीय वस्तुओं का आयात कर रहे हैं, लेकिन निर्यातक देश प्रत्यक्ष रूप से भारत नहीं है। भारतीय वस्तु है लेकिन निर्यातक भारत नहीं है। निर्यात में जान लीजिए कि अरब देश का जो उस समय की व्यापारिक सबसे जो विकसित शहर थी, जो वर्तमान में सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, वही थी। यहीं से जितने भी आयात निर्यात या व्यापारिक लेखा जोखा जो होते थे यही शहर में होते थे, यहीं से होते थे। और जो अरब देश का व्यापारिक मंडल का मुख्यालय था, ये समझिए कि वो सऊदी अरब की वर्तमान राजधानी रियाद थी। और अरब से सागर का जो दूसरा मार्ग था, स्थल मार्ग था, ये स्थल मार्ग से भी व्यापार करते थे। स्थल मार्ग की बात करें तो ये विभिन्न देशों के साथ जुड़ते हुए इनमें कहीं क्या समस्या थी फ्रेंड्स, कि जिस तरह से व्यापारिक दृष्टिकोण से ये जलीय मार्ग था जिस पे कोई भी टैक्स नहीं, ना ही कोई देश बाधा उत्पन्न करने वाला है, ठीक उसके विपरीत में ये स्थल मार्ग थे। स्थल मार्ग भौगोलिक दृष्टिकोण से भी बहुत ऊंचावच वाले क्षेत्र थे। ये जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, ये अफगान है, ये अफगानिस्तान है, ये वाला जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो वजूद है, अस्तित्व है, 1450 ईस्वी के पहले नहीं हुआ करती थी। वो भारत का अभिन्न हिस्सा थी। वो 1947 ईस्वी में भारत से आज़ाद हुई है। और जो भारत से सटा हुआ पड़ोसी देश था वो अफगानिस्तान था और बॉर्डर साझा करता था। और ये ईरान, इराक, सीरिया, ये तुर्की, ये सब जो देश है, ये सब देश से स्थल मार्ग गुजरती थी। यहाँ पे दो समस्याएं थीं। सबसे पहली जो भौगोलिक ऊंचावच के कारण, भौगोलिक अवस्थिति के कारण, और दूसरी समस्या है फ्रेंड्स कि जो जिसके स्थल मार्ग में, जिस शासक के स्थल मार्ग में ये परिवहन या वस्तुएं जाती थी, व्यापारिक वस्तुएं, तो वो शासक इस पे कर लेते थे, इन वस्तुओं पर करारोपण करते थे, जिस कारण वस्तुओं की कीमतें थोड़ी महंगी हो जाती थी और अरब देश की व्यापारियों के लिए ये असुविधाएं होती थी। और यही स्थल मार्ग विभिन्न देशों के साथ जुड़कर और मध्य एशिया के साथ जो भी व्यापार होती थी यही स्थल मार्ग से होती थी। और यूरोप का जो कुस्तुनतुनिया शहर है वहाँ से जुड़कर भारतीय वस्तुओं को यूरोप तक पहुँचा रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक दो स्थितियाँ हैं। जल मार्ग की हम बात करें तो अरब देश का व्यापारी यूरोप महादेश का इटली शहर में भूमध्य सागर के रास्ते से वस्तुएं निर्यात कर रही है। लेकिन जब हम स्थल मार्ग की बात करें तो ये विभिन्न देशों से गुजरते हुए अंततः तुर्की से यूरोप जो महादेश है उसके कुस्तुनतुनिया शहर से जुड़ी हुई है। तो यहाँ तक तो यही समझ में आ रहा है फ्रेंड्स कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन से पूर्व से ही भारत और यूरोप के बीच में व्यापारिक संबंध थे। ऐसी बात नहीं थी कि यूरोपीय कंपनियां आई और यूरोप और भारत के बीच में व्यापारिक संबंध बनाई। नहीं, कंपनियों के पूर्व से ही भारत और यूरोप के बीच में व्यापारिक संबंध थे। तो प्रश्न ये उठता है फ्रेंड्स कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां जन्म ली जिसके कारण
यूरोपवासियों को एक अलग मार्ग या जलीय मार्ग की आवश्यकता पड़ी। तो फ्रेंड्स, उसके लिए यहाँ जानिए, उस जो तुर्की और यूरोप महादेश का जो कुस्तुनतुनिया शहर है, उसका थोड़ा हम यहाँ पे मैप बनाते हैं, जूम कर दिखाते हैं कि वहाँ की स्थितियाँ क्या है, जिससे हमें यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित कारण की जानकारी होगी। तो फ्रेंड्स, यदि हम ये क्षेत्र को इस तरफ से दिखाएं तो ये यूरोप है। यूरोप का जो ये विकसित शहर है वो कुस्तुनतुनिया है। और इस तरफ तुर्की है, जो एशिया महादेश के अंतर्गत ही आती है। और उस समय तुर्की में एक छोटा सा साम्राज्य, 1450 ईस्वी की बात कर रहे हैं, 1450 ईस्वी की पहले की बात है। उस समय यहाँ पे कुछ तुर्की जो देश है वहाँ पे एक छोटा सा साम्राज्य था, उस्मानिया साम्राज्य। यहाँ देखिए ये क्या करता है। यहाँ इन्होंने देखा कि जो भारत, अरब देश, यूरोप, मध्य एशिया, इराक, ईरान, ये सब जितने भी देश हैं, परस्पर सहयोग की भावना से एक देश दूसरे देश से व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं, व्यापार में लगे हुए हैं। और मैं साम्राज्य में लगता हूँ, अपनी साम्राज्य का विस्तार करता हूँ, जिससे क्या होगा फ्रेंड्स, कि यदि हम साम्राज्य का विस्तार करेंगे तो ये जितने भी जो मार्ग हैं, मार्ग का प्रयोग करने पर तो हम टैक्स प्राप्त करेंगे, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी तो हम और अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। तो उसी सोच से उस्मानिया साम्राज्य का जो शासक था, अपने से छोटा और प्लस जो कमज़ोर शासक था, उस पर आक्रमण करना प्रारंभ कर देता है। और 1453 आते आते जो तुर्की देश है, उस भौगोलिक क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। और इसके बाद इसकी एक मंशा आती है। देखिए 1453 आ गए हैं, ये डेडलाइन है इन यूरोपीय कंपनियों के लिए एक नए मार्ग की खोज करने के लिए। जब 1453 ईस्वी की बात करते हैं तो उस्मानिया साम्राज्य ने सोचा कि ये जो स्थल मार्ग है, ये जो स्थल मार्ग जुड़ रही है, तो क्यों ना हम इस स्थल मार्ग के लिए ये जो यूरोप महादेश है, इसका जो ये कुस्तुनतुनिया शहर है, इस पे अपना अधिकार स्थापित कर ले। यदि हम ये कुस्तुनतुनिया शहर पे अधिकार स्थापित करेंगे तो ये जो स्थल मार्ग का जो यूरोप महादेश का जो व्यापारिक प्रवेश द्वार है कुस्तुनतुनिया, इस पे अधिकार स्थापित करने से हम अपने मनमाने ढंग से यूरोप में जो वस्तुएं, भारतीय वस्तुएं जाएगी, वो जाने से पहले हम उस पे अपने मनमाने ढंग से कर लगाएंगे। और यूरोप वासियों के लिए ये व्यवस्था है, वो इस भारतीय वस्तु के लिए विवश हैं। हम जितना भी कर लगाएंगे तो उसे वहन करने के लिए या देने के लिए वो यूरोपवासी बाध्य हैं। तो क्यों ना हम कुस्तुनतुनिया शहर पे अधिकार स्थापित करें। और अंततः फ्रेंड्स 1453 ईस्वी में ये उस्मानिया साम्राज्य जो है कुस्तुनतुनिया शहर पे अधिकार स्थापित कर लेता है। फ्रेंड्स 1453 ईस्वी में उस्मानिया साम्राज्य कुस्तुनतुनिया जो यूरोप देश का, यूरोप महादेश का जो व्यापारिक प्रवेश द्वार था ये स्थल मार्ग के लिए, उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। और यहाँ जो उस्मानिया साम्राज्य का शासक था, यहाँ दो घोषणाएं करता है। पहला, कर में वृद्धि। इसका तो सोच यही था ना कि हम अपना अधिकार स्थापित करेंगे और यूरोपवासी तो भारतीय वस्तु के लिए विवश है, वो तो इस पे कर देंगे ही और कर बढ़ाकर अपनी आर्थिक वृद्धि करेंगे। वहीं सबसे पहले घोषणाएं की कि वो कर में वृद्धि कर दिए। और दूसरी घोषणा ये है कि बहुत सारे बड़े बड़े साम्राज्य हैं, जैसे भारत की बात करें
तो मौर्य साम्राज्य या गुप्त साम्राज्य, ये सब बहुत सारे बड़े क्षेत्रफल पर अपना अधिकार स्थापित किए थे और शासकों की अयोग्यता के कारण वो क्षेत्र उनसे अलग हो गया। तो हो न हो जब हम ये उस्मानिया साम्राज्य सोच रहे हैं कि जब हम कुस्तुनतुनिया पर अपना अधिकार स्थापित किए हुए हैं, तो हो न हो यदि शासकों की अयोग्यता होगी तो फिर ये भी तो हमसे अलग हो जाएंगे। तो इसके लिए कोई ऐसी नीति लाया जाए जिससे कुस्तुनतुनिया शहर के लोग या पूरे यूरोप महादेश के जो शासक हैं या देश हैं उसे चाहकर भी ये तुर्की से उस्मानिया साम्राज्य से अलग नहीं कर पाए। तो इसके लिए कौन सी नीति लाया जाए? इसके लिए उन्होंने क्या किया कि दूसरी घोषणा की। ये जान लीजिए कि यूरोप महादेश में अभी भी और उस समय भी पूरे यूरोप महादेश में ईसाई बहुल क्षेत्र है। उन्होंने क्या किया कि उस ईसाई धर्म का जो बहुल क्षेत्र है, ईसाई धर्म है, उसको धर्मांतरण करने के लिए विवश कर दिए और घोषणाएं की कि जो कुस्तुनतुनिया शहर के लोग हैं वो ईसाई, खासकर ईसाई धर्म के लोग हैं, उन्हें धर्मांतरण करना पड़ेगा और तुर्की साम्राज्य का जो बहुल धर्म है, बहुल क्षेत्र है, उस धर्म को मानना होगा। इसके लिए वो बाध्य कर दिए। इससे क्या हुआ कि यूरोप जात जात तो या धर्म धर्म तो एक रूपता होती है ना। इन्होंने सोचा कि यदि धर्मांतरण हम कराएंगे तो बाद में यदि कोई देश, यूरोपीय देश इस पे आक्रमण करेगा, कुस्तुनतुनिया शहर को तुर्की से अलग रखने के लिए सोचेगा, तो कुस्तुनतुनिया शहर के वासी ही हमारा साथ देंगे, निवासी ही हमारा साथ देंगे, क्योंकि हम लोगों का धर्म एक हो जाएगा। इस सोच रखकर धर्मांतरण करने के लिए वहाँ पे विवश कर दिए। अब फ्रेंड्स, इसका परिणाम क्या होता है वो जानिए। जब धर्मांतरण कराएं या और पहली कर वृद्धि कराएं, जिससे दो वर्ग, कर वृद्धि के कारण व्यापारिक वर्ग और धर्मांतरण के कारण ईसाई धर्म का जो श्रेष्ठ वर्ग है, श्रेष्ठ वर्ग पादरी, ईसाई धर्म का जो श्रेष्ठ होते हैं उन्हें पादरी कहा जाता है। व्यापारिक वर्ग और पादरी, ये दोनों इस उस्मानिया साम्राज्य के शासक की नीतियों से चिंतित हुए और उन्होंने क्या किया, उस्मानिया साम्राज्य के शासकों से मिले। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि व्यापारिक वर्ग ग्रंथ और श्रेष्ठ वर्ग साहित्य लेकर यहाँ से कुस्तुनतुनिया शहर से, ये कुस्तुनतुनिया शहर है, उसी का पार्ट है, यहाँ जूम किया हुआ है, ये कुस्तुनतुनिया शहर से ये विस्थापित हो जाते हैं और अंततः इस देश में आकर बस जाते हैं, जिसका नाम पुर्तगाल है। यहीं पे विस्थापित हो जाते हैं। और देखिए, आप दो शब्द सुनते होंगे, न्यूज में अक्सर आते हैं कि विस्थापन और पलायन क्या है। विस्थापन का मतलब होता है कि यदि अस्थायी उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है तो उसे विस्थापन कहते हैं, और पलायन जो होता है वो अस्थायी उद्देश्य से होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। दुनिया शहर कुस्तुनतुनिया के बारे में एक पॉइंट और है फ्रेंड्स कि जो कुस्तुनतुनिया है ना, वर्तमान में इसका नाम परिवर्तन हो गया है। वर्तमान में इसको इस्तांबुल कहा जाता है। याद रखिएगा, कुस्तुनतुनिया अब नाम परिवर्तित होकर इस्तांबुल हो गया है। तो फ्रेंड्स, और इस इस्तांबुल और ये इस तरफ ऊपर काला सागर, ये व्यापारिक ये जलीय संरचना है, उस समय की संरचना है। और यहाँ पे देखिए लाल सागर, यहाँ काला सागर, और नीचे ये वाला जो क्षेत्र है मरमरा सागर के नाम से जाना जाता है। और ये जो जल संधि है इसे बास्पोरस की जल संधि कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अब व्यापारी वर्ग और
ईसाई धर्म के जो श्रेष्ठ वर्ग हैं उन्हें लेकर इस कुस्तुनतुनिया, जो वर्तमान में इस्तांबुल है, वहाँ से विस्थापित कर पुर्तगाल शहर में लाए हैं। फ्रेंड्स, कुस्तुनतुनिया शहर से व्यापारिक वर्ग और धार्मिक श्रेष्ठ वर्ग आकर पुर्तगाल शहर में विस्थापित हो गए हैं, अर्थात अस्थायी रूप से यहाँ पे आकर बस गए हैं। अब इनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। क्या शक्तियाँ ईश्वर केंद्रित है या मानव केंद्रित है? देखिए, इन सभी तर्कों को बताने के पीछे मेरा मकसद है कि हम उस सोच तक आपको ले जाएं कि ये जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो क्यों एक नए मार्ग की खोज करने के लिए प्रयास किए। वो ईश्वर के पीछे नहीं छोड़े या ईश्वर पर नहीं छोड़े। तो इसके पीछे कारण यही है कि यहाँ का जो धार्मिक वर्ग है उनकी सोच में परिवर्तन आई। उससे पहले कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण से पहले इन लोगों की जो सोच थी, जो शक्तियाँ का जो स्रोत मानते थे, वो ईश्वर केंद्रित मानते थे और सोचते थे कि जो शक्तियाँ हैं वो ईश्वर केंद्रित है। जो ईश्वर चाहेंगे वही होगी। ईश्वर यदि चाहेंगे तो किसी साम्राज्य का पतन होगा। ईश्वर यदि चाहेंगे तो किसी साम्राज्य का साम्राज्यवाद होगा। ये सब जितने भी कार्य हैं वो ईश्वर पर मानते थे, लेकिन जब हैगा वही होगा। ईश्वर नहीं है। ईश्वर के ना चाहने और चाहने से कुछ नहीं प्राप्त होता है। मानव के चाहने और ना चाहने से होगा। मानव ने उस्मानिया साम्राज्य का शासक, जो मानव ही था, उसने चाहा तो कुस्तुनतुनिया शहर पे आक्रमण करके उस कुस्तुनतुनिया क्षेत्र को जीत लिया। यदि हम लोगों ने ऐसी कौन सी गलती की थी या गुनाह किया था जो पूरे ईसाई धर्म के लोगों को धर्मांतरण करना पड़ा? धर्मांतरण के पीछे भी जो शासक है उसी की नीति है। ये सब बहुत सारे उदाहरण दिए और बताया कि जो शक्तियां हैं वो मानव केंद्रित है, ईश्वर केंद्रित नहीं है। अब इससे क्या होता है, इन लोगों में एक नई जागरण, नई विचारधाराएं उत्पन्न होती है और उस विचारधारा से इन्होंने बताया कि नहीं, अब हम लोगों का उत्तरदायित्व है, दायित्व है कि हम लोग यूरोपवासियों को सुरक्षित रखें। सुरक्षित रखने के लिए भारत के साथ जितना जल्द से जल्द हो सके व्यापारिक संबंध प्रत्यक्ष रूप से, सक्रिय रूप से बनाया जाए। अब ये प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत के पास ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके लिए यूरोपवासी भारत से सीधे संपर्क करना चाहते हैं? तो ये जानिए कि भारत के पास मसाले हैं। मसाले मतलब ये जो हम लोग खाने के लिए प्रयोग करते हैं, ये धनिया, हल्दी, मिर्च, ये नहीं। और यहाँ पे यूरोप महादेश में जो मांस उद्योग है, मांस का उत्पादन है, वो ज़्यादा होता था। तो ऐसा क्या मांस और मसाले में क्या संबंध है? तो संबंध यही है फ्रेंड्स कि जब यहाँ से भारतीय वस्तुएं, भारतीय मसाले यूरोप में जाती थी तो मांस पर उस मसाले को पीसकर एक लेप लगाया जाता था जिससे मांस संरक्षित रहता था, वो खराब नहीं होती थी। और यही मांस यूरोपवासी विभिन्न देशों में निर्यात करते थे क्योंकि वो तो कुछ समय के लिए सुरक्षित रहता था ना। उस समय रेफ्रिजरेटर का आविष्कार नहीं हुआ था। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार लगभग 1900 ईस्वी के आसपास, 1795 ईस्वी या 55 ईस्वी, एग्जैक्ट मुझे टाइम याद नहीं है फ्रेंड्स, इवांस महोदय ने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किए थे। तो उस समय रेफ्रिजरेटर नहीं था, मांस पर भारतीय मसालों का एक लेप लगाया जाता था और दूसरे देशों में निर्यात किए जाते थे। अब जानिए कि जब भारतीय मसाले यूरोप तक जा ही नहीं रहे हैं तो यहाँ से तो मांस का जो निर्यात है वो हो ही नहीं रहा। कुछ मसाले इटली से, ये भूमध्य सागर होते हुए इटली से जाते थे, तो कुछ मसाले का जो
लेप लगाया जाता था और उसके बाद बेचा निर्यात किया जाता था। उस मात्रा में नहीं ना हो रहे थे क्योंकि स्थल मार्ग तो अवरुद्ध हो गया है। अब इन लोगों को ये भावनाएं जगी कि हम लोग को जल्द से जल्द भारत के साथ सक्रिय रूप से व्यापारिक संबंध बनाया जाए। इसमें ईश्वर हमें मार्ग प्रशस्त नहीं करेंगे, मार्ग को नहीं दिखाएंगे। हमें जो भी करना है हमें करना है, मानव को करना है। इसके लिए यहाँ का जो पुर्तगाल का जो शासक थे, इन्होंने बहुत सारे अभियान चलाए। इन अभियानों के माध्यम से जो यूरोप और भारत के बीच में मार्गों की खोज के लिए जो मैप था या स्थलाखंड थे, उनकी मानचित्र बनाई जाती थी। और एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए फ्रेंड्स कि उस समय यूरोप में कुतुबनुमा एक यंत्र है, दिशा सूचक यंत्र है। उस समय दिशा सूचक यंत्र का निर्माण हो गया है, आविष्कार हो गया है, जिसके माध्यम से यूरोपवासी ये आसानी से पता लगाते थे कि हमें किस दिशा में जाना है। और ये अभियान द्वारा ये अंततः यहाँ का जो पुर्तगाल का जो राजकुमार था अंततः फ्रेंड्स हेनरी जब पुर्तगाल का राजकुमार बनता है तो उसके बाद ये जो समुद्रिक मार्ग का जो अभियान चलाए जा रहे थे यूरोप में, खासकर पुर्तगाल और स्पेन वासियों द्वारा, तो इसमें यह और जागरूकता प्रदान करता है या इसमें और क्रियाशीलता लाता है कि जल्द से जल्द यूरोप और भारत के बीच में मार्ग मिल जाए। और बहुत सारे अभियानों का अध्यक्षता करता है, जिस कारण इसे हेनरी द नेविगेटर कहा गया है। नेविगेटर इसकी कोई ऐसी नाम नहीं है कि हेनरी द नेविगेटर। आप जब भी पढ़े होंगे हेनरी का नाम तो उसके बाद हेनरी द नेविगेटर उसे संबोधित किया गया है। तो द नेविगेटर का अर्थ यही है, नेविगेटर का मतलब होता है पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शन करने वाला, वैसा नाविक जो रास्ता बताए। और ये कुतुबनुमा यंत्र के माध्यम से ये अध्यक्षता करता था और यहाँ से वह रास्ता बताता था, जिस कारण इसे द नेविगेटर से संबोधित किया गया है। और फ्रेंड्स इसके जो जीवन काल में एक और विरासत हासिल किया था, एक और उपलब्धि हासिल की कि इन्होंने जो अफ्रीका महाद्वीप का जो पश्चिमी किनारा है, पश्चिमी तट है, उसका मैप बना दिया था। मैप पे उसको शो कर दिया था शहर वाइज शहर, किस शहर से कितनी दूरी पर कौन सा शहर है, या कि यहाँ से कितना डिग्री का कोण बनाएंगे तो हमें कौन सा शहर मिलेगा। ये सब का विश्लेषण वर्णन किया था हेनरी ने। और ये अंततः क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे बार्थोलोमेओ डियाज 1487 ईस्वी में बार्थोलोमेओ डियाज एंट्री करता है, यहाँ पे प्रस्थान करता है 1487 ईस्वी में, जिस कारण बहुत खुश होता है और सोचता है कि यहाँ से भारत अब काफ़ी निकट है। यहाँ का जो कुछ व्यापारी थे उन्होंने बताया कि अब आप लोग मोटा मोटी कहिए भारत पहुँच गए हैं, जिस कारण खुश होकर इसने इस द्वीप को केप ऑफ गुड होप कहा। लेकिन 2-3 दिन रहने के बाद यहाँ आंधी और बरसात के कारण इसे केप ऑफ स्टॉर्म्स कहा। काफ़ी सारे नाम से इसे संबोधित किया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इस अंतरीप की, जैसे कुस्तुनतुनिया शहर का नाम वर्तमान में इस्तांबुल है, ठीक उसी प्रकार 1487 में जब बार्थोलोमेओ डियाज केप ऑफ गुड होप्स पहुंचा तो उसका नाम में भी परिवर्तन है। इसे नवंबर 1947 ईस्वी में आसान द्वीप के नाम से मान्यता मिला है। ये आसान द्वीप के नाम से जानी जाती है ये अंतरीप। और
यहाँ से बार्थोलोम्यू डियाज बहुत खुश होता है और पुनः यूरोप चला जाता है कि हम अपने शासक को बताएं। वापस चले जाते हैं। वापस जाने के बाद ये शासक से मिलते हैं, शासक को संबोधित करते हैं और अपनी पूरी यात्रा वृतांत बताते हैं कि अब हम लोग केप ऑफ गुड होप्स पहुंच गए हैं, भारत के बहुत ही निकट पहुंच गए हैं, जिसके कारण जब निकट की बात आती है तो शासक गुस्सा हो जाते हैं कि जब आप केप ऑफ गुड होप्स पहुंचे तो भारत जाने में क्या समस्या थी, आपको वहां जाना चाहिए था। और ये जो अभियान है वो 2-4-5 साल के लिए मंद हो जाते हैं या रुक जाते हैं। पहली बात है कि भारत और यूरोप के बीच में अब कहीं पे कोई बाधा नहीं है। भारत और यूरोप के बीच में यूरोप पहुंचने में बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही जल्द पहुंच जाएगा, जिसके कारण स्पेनवासी क्या सोचते हैं कि क्यों ना हम ही जो पुर्तगाली इतना मेहनत किए हैं, इतना मैप बनाया है, केप ऑफ गुड होप्स तक पहुंचे हैं, तो क्यों ना हम ही इनका श्रेय ले लें कि यूरोप और भारत के बीच में जो मार्ग है, जल मार्ग की खोज किए जो स्पेनवासी किए, जिसके कारण उन्होंने 1494 ईस्वी में स्पेन से कोलंबस को भारत की खोज के लिए भेज देते हैं। और देखिए, जब इरादा आपका गलत हो, काम किया है पुर्तगाल और श्रेय लेना चाहते हैं स्पेनवासी। स्पेन ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है जहाँ तक यूरोप लिखा हुआ जहाँ, ये स्पेन है। तो काम कीजिएगा गलत, इरादा रखिएगा गलत, तो कभी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। पुर्तगाल का काम है, स्पेनवासी अपना श्रेय लेना चाह रहे हैं, तो वो लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी। वो आना था भारत और चले गए अमेरिका। बस कोलंबस के बारे में यही जानिए कि 1494 ईस्वी में ये स्पेन का निवासी था। स्पेन का प्रतिनिधि बनकर कोलंबस भारत खोज के लिए निकला था, जो अमेरिका चला गया और अमेरिका जाने के बाद वहाँ से माया जनजाति के पास से वो रबर की खोज की। वो जो रबर देखते हैं ना, जो पेड़ से जो लैटेक्स, जो पेड़ से रबर प्राप्त होती है प्राकृतिक रूप से, उसको लैटेक्स से प्राप्त करते हैं। वो उजला दूध टाइप का होता है, उसको लैटेक्स बोलते हैं साइंस की भाषा में। और वहीं से ये सूखा हुआ लैटेक्स था, रबर था जो गुलगुल था। ये जो माया जनजाति के लोग थे वो गोल गोल गेंदा बनाकर उससे खेल रहे थे, जिस कारण वह बहुत अचंभित होता है और देखकर उसे हाथ में लेता है और कहता है कि मैंने विश्व के लिए एक नई वस्तु खोजी है, और उस वस्तु को लेकर स्पेन चला जाता है। कोलंबस के बारे में एक अलग वीडियो में हम जब विश्व इतिहास की बात करेंगे तो उसमें हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे। अब आते हैं 1494 ईस्वी तक की स्थिति है। 1487 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप्स मिल गई है। अब जब हम 1494 ईस्वी की जो स्पेन वासियों की जो क्रिया है वो देखे, पुर्तगाली अचंभित रह गए। उन्होंने सोचा कि कार्य किए हम श्रेय ले लेगा स्पेनवासी, नहीं, अब कोई दूसरा अभियान चलाया जाए और ऐसा अध्यक्ष बनाया जाए। अभियान में भी अध्यक्ष बनाए जाते थे और उसमें कुछ उनके सहयोग करने के लिए सदस्य होते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम लोगों को जल्द तीव्र गति से यूरोप और भारत के बीच में मार्ग की खोज करनी होगी, जाना होगा, जो ऐसा प्रतिनिधि, ऐसा अध्यक्ष बनाए जो कुशल हो। और अंततः 1497 ईस्वी में फ्रेंड्स, यहाँ से वास्को दी गामा को पुर्तगाल से यूरोप के बीच, पुर्तगाल और भारत के बीच में जो जल मार्ग है उसकी खोज करने के लिए वास्को दी गामा को, जो वहाँ का पुर्तगाल का शासक था इमैनुअल प्रथम, वो भेजता है।
अब यहाँ पे देखिए इसके साथ क्या समस्याएं होती हैं। ये केप ऑफ गुड होप्स, जिसे 1947 में आसान द्वीप से संबोधित की गई है, या उसका नया नाम आसान द्वीप है, वहाँ तक पहुँचने में कहीं कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप का जो पश्चिमी तट है उसका मैप भी बना हुआ है जो हेनरी ने बनाया था, और अति कुतुबनुमा यंत्र है ही जो दिशा सूचक है, ये सब के सहारे वो केप ऑफ गुड होप्स तक पहुंच जाता है। अब यहाँ से इसको भारत के लिए कितना डिग्री का कोण बनाए, ये किस रास्ते कहाँ तक जाए सामने और कहाँ से मुड़े, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। अब यहाँ पे इसे मिल जाता है अब्दुल मनीक। अब्दुल मनीक एक गुजराती पथ प्रदर्शक था, और अरब और भारत के बीच में जो व्यापारें होती थी उसमें कुछ नाविक भारत का भी रहता था और कुछ अरबवासी भी रहते थे। तो अब्दुल मनीक जो था गुजराती पथ प्रदर्शक था, गुजराती पथ प्रदर्शक था या गुजराती नाविक था। अब वास्को दी गामा को यहाँ से ये अब्दुल मनीक मिल गया है, जो भारत और यहाँ से केप ऑफ गुड होप्स के बीच से जो रास्ता निकाले और रास्ता बताए। इसके लिए तो भाई एक व्यक्ति मिल गया है जो सभी परिस्थितियों से रूबरू है। अब यहाँ से ये वास्को दी गामा अरब देश का मलिंद ऐसी जगह है, इसको याद रखने के लिए कोई आवश्यक चीज़ नहीं है। ये प्रश्न क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, लेकिन हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये मलिंद आता है। मलिंद से सीधे यहाँ पे केरला का मालाबार तट, ये यहाँ पे इसको मैप बनाइए, इसको साफ कर दें। यहाँ से ये मलिंद की से तिरछा मारता है और केरल का जो तट है उसे मालाबार तट कहते हैं। भूगोल में पढ़िएगा तो जितने भी राज्य का जो तट है वो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। कोई मालाबार तट है, कोई कोरोमंडल तट है, सौराष्ट्र का तट है, बंगाल उत्तरी बंगाल तट है, फिर सरकार तट है, ये सब काफ़ी तट है। जब हम भूगोल की बात करेंगे तो बारी बारी से हम आपको उससे रूबरू करा देंगे। जब मलिंद आता है, मलिंद आने के बाद ये जो केरल का तट है वो मालाबार तट है। मालाबार तट पे अपना बेड़ा गिराता है। मालाबार तट के कप्पक डाबू बंदरगाह पर जो कालीकट यह वर्तमान में कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। ये मालाबार तट तो केरला का जितना भी क्षेत्र के अधीन जो तट है उसे मालाबार तट कहा गया है, और कप्पक डाबू बंदरगाह है जहाँ पे जहाजी बेड़ों को लगाया जाता है, जहाज को रोका जाता है। और ये कालीकट क्या है, कोझिकोड क्या है, तो आप सीधा एक एग्जाम्पल से समझिए कि जहाँ जंक्शन पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 ऐसे ऐसे होते हैं। जब हम बंदरगाह की बात करते हैं तो उस पर प्लेटफॉर्म जैसा ही स्थान होता है जिसे हम टर्मिनल कहते हैं। जब हम जहाज़ीय बेड़ा को कहते हैं तो उसके लिए प्लेटफॉर्म शब्द का प्रयोग न करके टर्मिनल शब्द का प्रयोग किया जाता है। और उसी तरह मान लीजिए कि टर्मिनल का नाम था कालीकट या कोझिकोड। एग्जाम्पल के तौर पे प्लेटफॉर्म जैसा समझिए कि ये प्लेटफॉर्म नंबर था, प्लेटफॉर्म का ये नाम है जिसे हम टर्मिनल कहते हैं। तो ठीक इतना आप सब समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो कप्पक डाबू बंदरगाह पर ये जो वास्को दी गामा 17 मई को वहाँ पे पहुँचता है। अब इसमें भी कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स कि कहीं कहीं पे कोई बुक में 17 मई और कहीं पे 20 मई 1498 ईस्वी को भारत पहुंचता है। लेकिन जब यहाँ से वास्को दी गामा 1497 ईस्वी में यहाँ से निकलता है
लेकिन 20 या 17 मई को 1498 ईस्वी को मालाबार तट के कप्पकडाबू बंदरगाह पर पहुंचता है। और उस समय मालाबार तट का जो शासक थे वो जमोरीन थे। जमोरीन जो एक हिंदू शासक है, इसकी जानकारी नाम क्या है उसकी कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ उसकी उपाधि है कि मालाबार तट का जो शासक था वो उसे जमोरीन की उपाधि प्रदान की गई थी। वो जमोरीन इस बात को जानकर बहुत खुश होता है कि यूरोपवासी भारत के साथ प्रत्यक्ष रूप से या सक्रिय रूप से व्यापारिक संबंध करने के दृष्टिकोण से जल मार्ग की खोज किए हैं या जल मार्ग से आए हैं, जिसके कारण जमोरीन बहुत खुश होता है और वास्को दी गामा को सेवा सत्कार करता है। अतिथि देवो भव, भारत का तो ये परंपरा है, ये रीति है। तो उस समय ये अतिथि मानकर वास्को दी गामा को सेवा सत्कार करते हैं और इन्हें लगभग 3 माह तक यहाँ रखते हैं। वो कालीकट या मालाबार तट पे ही जमोरीन शासक जो था उसी के शासक क्षेत्राधिकार के ही अंतर्गत वह 3 माह तक रहता है। और जो भारतीय मसाले हैं या जो भारतीय वस्तुएं हैं इसका बहुत लुत्फ उठाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जमोरीन उस समय ही वास्को दी गामा को वहाँ से व्यापारिक संबंध बनाने के लिए या कोठी बनाने के लिए आज्ञा दे देता है और वास्को दी गामा खुश होता है। लेकिन यहाँ एक पेच फंस जाता है। उस समय अरब का जो व्यापारी है उसका प्रभुत्व के कारण या हस्तक्षेप के कारण वो जमोरीन को उस आज्ञा को वापस लेना पड़ता है। लेकिन वो ऊपर से लेता है, सेटिंग हो जाता है वास्को दी गामा और जमोरीन के अंदर कि वास्को दी गामा कहता है कि हम अरब वासियों को कुछ नहीं समझेंगे, आप हमें एक बार संतावना दीजिए, एक बार आज्ञा दीजिए कि हम यूरोप से वापस आएंगे और आपसे हम व्यापारिक संबंध बनाएंगे। तो जमोरीन कहता है कि यदि अरब वासियों को आप हराएंगे तो हम आपको व्यापारिक कोठी बनाने की अनुमति देंगे। और यहाँ तक स्थिति साफ हो जाती है और वास्को दी गामा 3 माह तक अर्थात लगभग अगस्त में 1498 ईस्वी में वो यूरोप पुनः वापस चला जाता है। लेकिन वापस जाने के क्रम में वो कुछ जड़ी बूटियाँ, ये सब एग्जाम में पूछता है फ्रेंड्स कि वापस जाते समय क्या ले गया था, तो जड़ी बूटियाँ ले जाता है। जो जितना जड़ी बूटियाँ ले जाता है उसे बेचने पर लगभग 60 गुना ज़्यादा फायदा होता है। पूरे यात्रा वृत्तांत का खर्च निकालने के पश्चात जितने भी लगभग 97 में निकला, 98 में वापस गया, लगभग 1 साल इस यात्रा के दरमियान जितने भी खर्च हुए उस जड़ी बूटी से वह उस खर्च से 60 गुना ज़्यादा लाभ कमाया। इससे समझिए कि वो जड़ी बूटियाँ यूरोप में कितनी महंगी बिकी होगी या यूरोप में उन जड़ी बूटियों का क्या महत्व होगा। और ये वास्को दी गामा जो है फ्रेंड्स, ये हेक्टर नामक जहाज़ से यहाँ पे आता है। हेक्टर नामक जहाज़ से आता है और कुछ अरब व्यापारियों के जो अतिक्रमण है या उसकी क्रूरता के कारण वास्को दी गामा एक अरबी जहाज़ उसे जमोरीन को भेंट स्वरूप प्रदान करता है, उसे उपहार के रूप में देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक की स्थिति जान गए हैं। यूरोप वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली यूरोप और भारत के बीच में जल मार्ग की खोज कर लिए हैं। प्रथम पुर्तगाली जो थे वो वास्को दी गामा थे, यहाँ तक आ गए हैं। और फ्रेंड्स ये जो अरब देश की बात करते हैं तो प्रथम अरबी थे और उन्हीं के बाद अरब और भारत के बीच में व्यापारिक संबंध या
जल मार्ग से आवागमन ज़्यादा हो गया था 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम। फ्रेंड्स, इन सभी बातों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगी, जिस कारण हम इसे 2 भागों में जानेंगे और हम जो शेष बच गए हैं, जैसे यूरोपीय वायसराय कौन है, दूसरा शासक का प्रतिनिधि कौन आए, उनकी क्या नीतियाँ थी, ये सब जो प्रश्न है, पुर्तगाली किस उद्देश्य से या कौन सी वस्तुओं का आयात निर्यात व्यापार करते थे, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।